उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए। मैंने अपने भाई के लिए आशीर्वाद मांगा, उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे कहा कि यहां पे मेरे पिताजी भी आए थे, इंदिरा जी भी आई थी, और जब इंदिरा जी आई तो उनके लिए एक संघर्ष का समय था। आज भी मेरे परिवार के लिए एक संघर्ष का समय है। 1978 में जब इंदिरा जी यहीं इसी मैदान में आई, उनके लिए संघर्ष का समय था। उस दिन भी इसी तरह बारिश आ रही थी। हम मानते हैं कि ये भगवान का आशीर्वाद है, बारिश शुभ है। तो ये एक बहुत भावनात्मक क्षण है मेरे लिए कि मैं आज आपके यहाँ सामने खड़ी हूँ, इसी मंच पर, इसी मैदान पर, उसी तरह के मौसम में। और आज दिल से अपने परिवार के तीनों पुश्तों से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि जब इंदिरा जी का सबसे मुश्किल संघर्ष का समय था तो यहाँ की जनता चिकमंगलुरु उसके साथ खड़ी रही। आप खड़े रहे और आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ भी एक केस लगाया गया और उनको भी संसद से डाला गया, में वापस लाए। आपने उन्हें आत्मविश्वास दिया कि नहीं, ये जनता अभी भी आपके साथ है, इंदिरा जी आप लड़ो। आज उनके पोते राहुल गांधी को उसी तरह से फर्जी केस डालकर संसद से निकाल दिया गया है। और राहुल गांधी को भी पूरा विश्वास है, मेरे पूरे परिवार को विश्वास है कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। और ये भगवान का आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सच्चाई का संघर्ष कर रहे हैं। प्रशांत जी सुन रहे थे आप प्रियंका गांधी को, और यहां सब कुछ है, चिकमंगलुरु भी है, बारिश भी है, इंदिरा गांधी भी हैं, तीन पुश्तों की कहानी है, और साथ में भगवान का आशीर्वाद भी है, और प्रियंका गांधी हैं। क्या कहेंगे? जी, मैं सुन रहा था, रास्ते में मैं था और अखिल स्वामी जी को भी सुन रहा था मैं। तो अखिल स्वामी जी ने एक बड़ा फाउंडेशन रख दिया इस प्रोग्राम में कि कौन कितना परसेंटेज पे है, कौन नेता है, कौन इधर जा रहा है, कौन उधर जा रहा है। उन्होंने एक बड़ा पर्सपेक्टिव ऑलरेडी रख दिया। फिर मीनू जी ने अपनी बात रखी। अब देखिए, जो अमित शाह की धमकी की बात है, जो भी संजय जी कह रहे थे, ये बहुत गंभीर बात है कि ये खुली तरीके से धमकी है। और राजनीति कुछ भी हो, चुनाव कोई जीते कोई हारे, देश के गृह मंत्री के स्तर पर इस तरीके की धमकी देना कि अगर हमारी सरकार नहीं आएगी तो दंगे हो जाएंगे, ये बहुत गंभीर बात है। और इसमें लोगों को वहां के सोचना चाहिए कि किस तरीके के, खासकर देखिए कोई छोटा मोटा नेता इस तरीके की बात कहते तो बात अलग है, वो भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये कि देश का गृह मंत्री और एक जिम्मेदार पद पे बैठा व्यक्ति ऐसी बात कह रहा है। दूसरी की, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो शाम को एक मीडिया हाउस का स्टडी मेरे पास आई है। तो वो स्टडी कह रही है कि 67% एंटी इनकम्बेंसी कर्नाटका में है। और वो स्टडी 21 तारीख तक कराई गई। आज 26 तारीख है, 21 तारीख तक, पूरे मार्च और अभी 21 अप्रैल तक वो कराई गई स्टडी। वो तो वो 21% अगर एंटी इनकम्बेंसी बता रही है, तो आप ये माने कि जो नेता भाग रहे हैं बीजेपी से कांग्रेस में या जेडीएस में, उन्होंने 67% को भांप लिया है। वो जमीन पे है, वो जानते हैं। दूसरी बात की, जो बीजेपी के पास सेटबैक है, जो आपने बताया कि इश्यूज बीजेपी के पास नहीं रहे, जो इशू इनके पास आए भी हैं वो भी उसका भी आप ये कहें कि मटिया मेट हो गया या वो हवा हो गए। जैसे मान लीजिए कि 4% का कोटा इन्होंने 2-2% दिया वो कालेग और लिंगायत को जी।
उससे एक तो नाराजगी तो पहले ही बढ़ गई थी और तीनों समुदायों में नाराजगी बढ़ी थी, मुस्लिम्स में भी और वकालिग और लिंगायत में भी, क्योंकि उनकी डिमांड तो 12% और 15% थी। मुसलमानों में नाराजगी बढ़ी कि उनका काट के दिया 4%। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। तब इसको कहते हैं इसको कि माया मिली राम, कि आप कहीं के नहीं रहे, कि आपने इशू भी बनाया, नाराजगी भी हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे भी कर दिया। देखिए वहां पे अभी भी आज, क्योंकि आपके प्रोग्राम में आना था तो मैं बीच में से निकल कर आ गया, कुछ कर्नाटक के ही लोग आए हुए थे जिससे चर्चा हो रही थी जी। वहां पे जबरदस्त, ये स्टडी तो अपनी जगह है, जो मुझे बताया गया कि जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, लैंग्वेज के इशू है, वहां पे अमूल और नंदिनी का इशू है, वहां पे करप्शन का बहुत बड़ा इशू है। करप्शन का इशू नॉर्थ के मीडिया में उतना नहीं फिल्टर होके आ पा रहा है, क्योंकि हम लोग जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स सुन रहे हैं कि 40% की सरकार, लेकिन जो लोग वहां देख रहे हैं, और इसीलिए बोम्मई को बीजेपी सीएम कैंडिडेट के तौर पे घोषित नहीं कर पा रही है। वो बयान बड़े बड़े दे रहे हैं कि साहब अपमान कर दिया कर्नाटक का और बोम्मई साहब का, लेकिन बोम्मई अगर अपमान कर दिया तो आप उनको सीएम कैंडिडेट बना दो, तो वो सीएम कैंडिडेट नहीं बना रहे हैं। और एक बात मैं और कह दूं कि देखिए वहां पे एक बात और भी है, जो इनके पास मौका था, वो मौका ये था कि देखिए जो कांग्रेस के समय एसएम कृष्णा की सरकार थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है, एसएम कृष्णा की सरकार में बेंगलोर आईटी हब बना। उसके बाद जेएच पटेल की सरकार में वो चीज आगे बढ़ी जी। सिद्धरामैया वित्त मंत्री थे उनके, और बहुत तारीफ होती है उनके वित्त मंत्री के तौर पे, उन्होंने बहुत इसको आगे बढ़ाया। कर्नाटक के लोगों को ये लगता है, खासकर बेंगलोर में, कि ये स्टेटस जो बना था इसमें कहीं ना कहीं कटौती हो रही है, वो जॉब्स नहीं निकल रही हैं, जबकि अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में है, हाईटेक है और सब कुछ बदल रहा है, वेब 3 आ गया, लेकिन वो जो एक लीप लेना चाहिए था वो लीप लिया नहीं, क्योंकि ये सरकार हिजाब और टीपू सुल्तान और कोर्स बदलो और सिलेबस बदलो, इसमें ही पूरा इन्होंने 5 साल बिता दिए और उसके अलावा कुछ हुआ नहीं डेवलपमेंट का काम। हिजाब वाले मामले से देखिए एक और जो है वो इशू आता है, मुस्लिम्स में जनरली वोटिंग परसेंटेज कम रहता है और महिलाओं का तो और भी कम होता है। अब आप देखिएगा कि हिजाब में जो मुझे फीडबैक मिल रहा है कि हिजाब कंट्रोवर्सी की वजह से मुस्लिम महिलाओं का और मुस्लिम्स का वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी के लिए परेशानी होगी। इसीलिए आप ध्यान दीजिए राजीव जी कि येदियुरप्पा बार बार ये बयान दे रहे हैं कि हम एंटी मुस्लिम नहीं है, टीपू सुल्तान कोई मुद्दा नहीं है और हिजाब कोई मुद्दा नहीं है। इनके मुख्यमंत्री भी दिल्ली में एक मीडिया कॉन्क्लेव में आए, वो बेंगलोर में मीडिया कॉन्क्लेव में बोले कि ये सांप्रदायिकता मुद्दा नहीं है, मीडिया उछालता है। मीडिया उछालता है तो आप ही का एमएलसी तो हलाल मीट का बिल लेकर आया था असेंबली में, जब इनको मालूम पड़ा कि ये उलट जाएगा तो ये पीछे हटे। बिल्कुल, वहां तो ये बात चल रही थी तो बिल आ गया था असेंबली में, प्राइवेट मेंबर बिल आ गया था। और एक और बात ये कि देखिए अगर महाराष्ट्र जैसी स्थिति बनती है तो बहुत कुछ जो है बेंगलोर में नहीं होता, बहुत कुछ दिल्ली में भी होता है राजीव जी। आप हम सब लोग और यहाँ पे जो बैठे पत्रकार लोग जानते हैं। मैं दिल्ली का मौसम थोड़ा बदला है और महाराष्ट्र के केस की सुप्रीम कोर्ट में रोज सुनवाई हुई है, अभी उसमें फैसला भी आ सकता है जल्दी ही। महाराष्ट्र में कुछ होने वाला है
क्या पता वो कर्नाटक के इलेक्शन की पोलिंग के पहले हो जाए। तो वो जो कर्नाटक में हो गया कि गुवाहाटी ले गए और वहां से वो सरकार जो है पलट गई और लोग टूट फूट गए, ये हो पाना, मैं ये तो नहीं कहूंगा असंभव, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन वो महाराष्ट्र जैसी जितना आसानी से महाराष्ट्र कर लिया उतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली का मौसम बदला है। और याद कीजिए, कम से कम 20-25 दिन पहले आप ही के शो में मैंने कहा था कि कर्नाटक इलेक्शन होगा तो बाकी राज्यों के चुनाव की तरह यहां विपक्षी पार्टियों के घरों पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नहीं जाएगा। बिल्कुल, अभी तक तो सुनाई नहीं दिया है। तो दिल्ली का जो मौसम बदला है उसका भी इन चुनावों पे असर रहेगा। राजीव जी जी, महाराष्ट्र की भी आप बात कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी जो है सियासी हलचल बहुत तेज है। आज कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के प्रभारी प्रेसिडेंट हैं, वो उनका कहना है कि महाराष्ट्र में अगली सरकार बनाने के लिए बी प्लान तैयार है। तो यहां प्लान बी जो है वो सब अपनी अपनी तरह से तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि 13 मई से पहले बहुत कुछ हो सकता है। और सुप्रिया सुले ने भी, आप याद कीजिए कि कह रही थी कि 15 दिन में दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों जगह बड़ा विस्फोट होने वाला है, ये सेंटेंस था उनका। लेकिन एक विस्फोट उधर गुजरात में भी हुआ है। गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी ने केस लगाया, याचिका जो है, और उस